ये ZBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सरबीन। ये प्रोग्राम आप हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। आज बुध है और अगस्त की 20 तारीख। ZBC सरबीन से मैं हूं जावेद चौधरी। इसराइल की जानिब से तमाम यरगमालियों की एक साथ रिहाई के मुतालबे के बाद गजा जंग बंदी मुआहिदा खतरे में। Now hopes are pinned on the latest US-backed ceasefire plan brokered by Egypt and Qatar to end the West Asia conflict. BBC की टीम के सामने मकबूजा गरबे उर्दन में इसराइली आबादकारों का फलस्तीनियों पर हमला। ये हमला बिला इश्तियाल था। जैसे ही हम सड़क की तरफ पीछे हटे, इब्राहिम के चंद पड़ोसी गुलेले और पत्थर लिए आ गए। साथ ही क्वाड बाइक पर सवार आबादकारों ने सफेद गाड़ी में सवार मकामी रजाकार इमरजेंसी कारकुनों का पीछा शुरू कर दिया। ईरान से वापस आने वाले अफगान पनाह गुज़ीनों की बस को हिरात में हादसा, 73 अफराद हलाक, मरने वालों में 17 बच्चे भी शामिल। Traffic accident in western Afghanistan has killed 73 people, including 17 children, most of them who were on bus carrying Afghan migrants deported from Iran. जानिए पीर को व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात में क्या हुआ। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की पीर को अमेरिकी सदर ट्रंप से मुलाकात के लिए एक बार फिर व्हाइट हाउस वापस आए। इन मुलाकातों का मकसद रूस यूक्रेन जंग को खत्म करना है। मुलाकात में शिरकत के लिए कई यूरोपियन लीडर्स भी वाशिंगटन पहुंचे। इस मुलाकात के बाद क्या अहम बातें सामने आई, आइए समझते हैं। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कौमी असम्बली में महमूद खान अचकज़ई जबकि आजम खान सवाती को सेनेट में अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। जी, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान, चूँकि उनका की नाअहली के बाद ओहदा ये खाली हो चुका था, जिसके बाद महमूद खान अचकज़ई के नाम के लिए बानी PTI ने पार्टी को हदायत जारी कर दी है। कराची में बारिश से मुतल्लिका वाक़यात में कम अज कम 8 अफराद हलाक। मौसमियात का कहना है कि शहर में 165 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हुकूमत सिंध ने कराची में शहरी इदारों में हंगामी हालत का ऐलान कर दिया है और लोगों को हिदायत की गई है कि वो गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकले। स्कैबेडी, ट्रेडवाइफ और डिलीलो समेत कैम्ब्रिज डिक्शनरी में 6000 नए अल्फाज शामिल। मेरा वर्क स्पाउस डिल्लूलू है, स्किबिडी हरकतें करता है, जबकि ब्रोलिगार्की माउस जिगलर इस्तेमाल करते हैं ताकि वो ट्रैड वाइफ ना बन जाए। शायद ये जुमला आपको बिल्कुल समझ नहीं आया होगा, लेकिन इस जुमले के बहुत सारे अल्फाजों को आपने सोशल मीडिया पर पहले भी सुना होगा और सोचा होगा इनका क्या मतलब है। अपनी उलझन कम करने के लिए आप कैम्ब्रिज डिक्शनरी का मुताला कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने 6000 से ज्यादा नए अल्फाज शामिल किए हैं। पाकिस्तान और भारत में बादल फटने से सैलाब। जानिए बादल फटना क्या है और ये कैसे होता है। क्लाउड बर्स्ट होता क्या है। इंडियन और पाकिस्तानी महकमा मौसमियात के मुताबिक क्लाउड बर्स्ट एक अचानक और निहायत तेज बारिश है जिसमें सिर्फ 1 घंटे में 100 मिलीलीटर से ज्यादा पानी बरसता है। इसके अलावा दीगर खबरें भी सरबीन का हिस्सा होंगी, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। इसराइली हुकूमत के एक तर्जुमान का कहना है कि इसराइल ने गजा में कैद तमाम यरगमालियों की एक साथ रिहाई का मुतालबा किया है, जिसके बाद गजा में 60 रोज के लिए जंग बंदी का इम्कान कम हो गया है। याद रहे कि सोमवार के रोज हमास ने कहा था कि मिस्र और कतर की जानिब से तजवीज़ करदा गजा में 60 रोज़ा जंग बंदी का मुआहिदा उसे कबूल है। मिस्र और कतर की जानिब से पेश किए गए मुजव्वज़ा मुआहिदे के तहत तकरीबन निस्फ यरगमालियों की रिहाई अमल में आनी थी। कतर का कहना है कि नया जंग बंदी मुआहिदा इससे कबल अमेरिका की जानिब से पेश किए जाने वाले मुआहिदे जैसा ही है, जिस पर इसराइल ने रजामंदी जाहिर की थी। इसराइल ने कतर और मिस्र की जानिब से पेश किए गए मुआहिदे को मुस्तरद तो नहीं किया है, ताहम इसराइली हुकूमत के तर्जुमान डेविड मेंसर ने BBC को बताया कि उनकी हुकूमत किसी जुज़वी डील में दिलचस्पी नहीं रखती। मेंसर का यह भी कहना था कि अब चीज़ें तब्दील हो रही हैं। वज़ीर आज़म ने गजा के मुस्तकबिल के लिए एक नया मंसूबा तरतीब दिया है। फ़लस्तीनी ज़राए के मुताबिक नए मुआहिदे के तहत 10 जिंदा यरगमालियों के अलावा 18 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले की जाएंगी।
اس دوران دونوں فریق مزید یرغمالیوں کی رہائی اور مستقل جنگ بندی کے لیے بات چیت کو آگے بڑھائیں گے۔ اسرائیل کا ماننا ہے کہ 22 ماہ سے جاری جنگ کے بعد اب 50 میں سے محض 20 یرغمالی زندہ ہیں۔ And we have seen that there are some trucks entering with supplies, and when we talk about supplies, we're talking about partly humanitarian aid and partly commercial goods. Now, this is far below the amounts that are needed to avoid starvation. بی بی سی نیوز کے سامنے درجنوں اسرائیلی آبادکاروں نے مقبوضہ غرب اردن میں فلسطینی دیہاتیوں پر حملہ کیا ہے۔ یہ واقعہ ایک ایسے وقت میں پیش آیا جب اسرائیلی حکومت نے علاقے میں ہزاروں نئے مکانات کی تعمیر کی منظوری دی ہے، جسے بین الاقوامی قانون کے تحت غیر قانونی قرار دیا جا رہا ہے۔ دائیں بازو کے ایک وزیر نے کہا ہے کہ یہ منصوبہ فلسطینی ریاست کے تصور کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ حملے کے وقت بی بی سی کی نامہ نگار لوسی ولیمسن غیر قانونی چوکی کے قریب موجود تھیں۔ مزید تفصیلات انہی کی زبانی۔ فلسطینی ریاست کا خیال دفن کرنے کے لیے انتہا پسند اسرائیلی آبادکار یا سیٹلرز فلسطینیوں کے درخت اجاڑ رہے ہیں۔ ابراہیم کا خاندان کئی نسلوں سے یہاں زیتون کاشت کرتا آ رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس ہفتے قریبی پہاڑی پر خیمہ زن آبادکاروں نے ان کے درختوں کو کاٹ ڈالا۔ ماضی سے ان کا ناطہ آج کی سیاست کی بھیٹ چڑھ گیا۔ خوف تو فطری بات ہے، مگر خوف سے بھی طاقتور ایک چیز ہے جو مجھے یہاں پر رہنے کا حوصلہ دیتی ہے، میرے اجداد کی خوشبو اور ایک ایسا تعلق جو سینکڑوں برس سے قائم ہے۔ ہم وہیں پر تھے جب نقاب پوش آبادکار لاٹھیاں اٹھائے پہاڑی سے نیچے اترے اور باغ کے اس پار ہماری جانب لپکے۔ یہ حملہ بلا اشتعال تھا۔ جیسے ہی ہم سڑک کی طرف پیچھے ہٹے، ابراہیم کے چند پڑوسی غلیلے اور پتھر لیے آ گئے۔ ساتھ ہی کوڈ بائک پر سوار آبادکاروں نے سفید گاڑی میں سوار مقامی رضاکار ایمرجنسی کارکنوں کا پیچھا شروع کر دیا۔ اب آبادکاروں اور مقامی فلسطینیوں کے درمیان کھلم کھلا تصادم شروع ہو گیا ہے اور دونوں جانب سے مزید لوگ لڑائی میں شامل ہو گئے ہیں۔ مقامی لوگ بتاتے ہیں کہ اب تقریباً روز ایسا ہونے لگا ہے اور آبادکار یہ حربہ استعمال کر کے ایک کے بعد ایک باغ پر قابض ہو رہے ہیں۔ اس حملے کی رفتار اور پھیلاؤ دم بخود کرنے والا تھا۔ درجنوں آبادکار پہاڑیوں پر دن دنانے لگے۔ ہم نے انہیں عمارتوں میں گھستے اور گاڑیوں اور گھروں کو آگ لگاتے دیکھا۔ جیسے ہی پہاڑیوں کو آگ نے لپیٹ میں لیا، چرواہے اپنی ریوڑ جلدی جلدی ہانکنے لگے۔ ایک دو گھنٹے کے اندر یہ جھگڑا زیتون کے ایک جھنڈ سے نکل کر پہاڑیوں میں پھیل گیا۔ آبادکار فلسطینیوں کو ان کی زمینوں سے نکالتے رہے، کئی گھروں کو آگ لگائی گئی اور فوج نے انہیں روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ آس پاس کے علاقوں سے فلسطینی مدد کو پہنچے، مگر اسرائیلی فوج نے مین روڈ بند کر دی۔ آرمی نے بعد میں ہمیں بتایا کہ فلسطینیوں نے ٹائر جلائے اور 4 اسرائیلیوں کو موقع پر طبی امداد دینا پڑی۔ رفا اپنے شوہر کے پاس جانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ان کے بقول آرمی نے مجھ پر ہتھیار تان لیے اور واپس بھیج دیا۔ آبادکار ہر روز ہمارے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں، وہ ہم پر حملہ کرتے ہیں، زیتون کے درخت کاٹ ڈالتے ہیں اور ہمارے کھیتوں کو آگ لگا دیتے ہیں۔ یہ کوئی زندگی نہیں ہے، انہیں روکنے والا کوئی نہیں۔ مزاحمت کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ان کے پاس ہتھیار ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ ہم حملہ کرنے والے کسی آبادکار سے بات نہ کر سکے۔ آبادکاروں کی مقامی کونسل نے ہمیں بتایا کہ اشتعال انگیزی کرنے والے عناصر دونوں طرف ہیں اور یہ کہ وہ ان کی مذمت کرتی ہیں۔ اس رات 18 سالہ حمدان ابو ایلیلیا کو اسرائیلی فوجیوں نے المغیر گاؤں کے پاس گولی مار دی۔ وہ ہسپتال میں انتقال کر گئے۔ آج ان کی والدہ نے ہمیں بتایا کہ وہ قریب میں آبادکاروں کی لگائی آگ دیکھنے گئے تھے۔
ان کی والدہ نے ہم سے کہا کہ میں نے اسے 18 برس میں بڑا کیا تھا اور وہ 1 منٹ میں چلا گیا۔ اسرائیلی فوج نے ہمیں بتایا کہ وہ پتھراؤ کرنے اور مولوٹوف کاکٹیل یعنی بوتل بم پھینکنے والے دہشت گردوں کو گولی ہی مارے گی۔ ان کے والد کا کہنا تھا کہ وہ اسرائیلیوں کو اپنے آنسو کبھی نہیں دکھائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا خیال ہے کہ اگر وہ میرے بیٹے کو مار دیں گے تو ہم چلے جائیں گے۔ میں نہ چیخوں گا نہ چلاؤں گا اور نہ کہوں گا کہ وہ کیوں چلا گیا۔ مجھے اس کی موت کا غم نہیں۔ میں نوجوانوں کا حوصلہ بڑھاتا ہوں کہ وہ مجرم قابضین کے خلاف جو بھی کر سکتے ہیں کریں۔ محلے کی مسجد میں ہیرو کا خیر مقدم اس تنازع کی زبان میں ہر پیدائش اور ہر تدفین زمین سے ان کے رشتے کو مضبوط تر بناتی ہے۔ افغانستان کے مغربی صوبے ہرات میں ہائی ٹریفک حادثے میں 73 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ مقامی حکام کے مطابق یہ حادثہ ہرات اور کابل کو جوڑنے والی ہائی وے پر منگل کی دوپہر کو پیش آیا۔ ہرات میں طالبان حکومت کے اطلاعات و ثقافت کے سربراہ احمد اللہ متقی نے بی بی سی کو بتایا کہ ایران سے واپس آنے والے پناہ گزینوں کو لانے والی ایک بس ایک موٹر سائیکل اور پھر ایندھن لے جانے والی ایک گاڑی سے ٹکرا گئی۔ احمد اللہ متقی کا کہنا ہے کہ تصادم کے بعد گاڑیوں میں آگ لگ گئی جس سے بس میں سوار تمام افراد ہلاک ہو گئے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ مرنے والوں میں 17 بچے بھی شامل ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ دوسری گاڑی میں سوار 2 افراد ہلاک جبکہ 2 زخمی ہوئے ہیں۔ سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی ویڈیوز اور تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تصادم کے بعد مسافر بس میں آگ لگی ہوئی ہے اور سیکیورٹی اہلکار اس پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کی میزبانی کی جس میں متعدد یورپی رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ اس ملاقات میں سلامتی کی مضبوط ضمانتوں پر بات کی گئی جس پر یورپی رہنماؤں نے زور دیا، جبکہ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ تعاون کرے گا جبکہ یورپی ممالک مرکزی کردار ادا کریں گے۔ ٹرمپ نے ملاقات کے بعد روسی صدر ولادیمیر پوتن کو فون کیا اور زیلنسکی کے ساتھ ایک 6 فریقی اجلاس کی تجویز پیش کی جس کا امکان چند ہفتوں میں ہو سکتا ہے۔ تاہم ملاقات سے واضح طور پر امن کا کوئی فوری حل سامنے نہیں آیا اور روس کو لاحق خطرے کے پیش نظر یوکرین کے دفاعی امور پر مزید وضاحت طلب کی گئی ہے۔ یورپی رہنما خاص طور پر فرانسیسی صدر میکرون اور جرمن چانسلر میرز نے جنگ بندی پر زور دیا، لیکن ٹرمپ نے فی الحال اس کی ضرورت پر شک کا اظہار کیا ہے۔ زیلنسکی نے ٹرمپ کا متعدد مرتبہ شکریہ ادا کیا جسے تجزیہ کار شکریہ کی سفارتکاری کہہ رہے ہیں۔ یہ حکمت عملی ٹرمپ کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوئی ہے۔ مزید تفصیلات سمیت ککرو سے۔ یوکرینی صدر زیلنسکی پیر کو امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات کے لیے ایک بار پھر وائٹ ہاؤس واپس آئے۔ ان ملاقاتوں کا مقصد روس یوکرین جنگ کو ختم کرنا ہے۔ ملاقات میں شرکت کے لیے کئی یورپین لیڈرز بھی واشنگٹن پہنچے۔ اس ملاقات کے بعد کیا اہم باتیں سامنے آئی، آئیے سمجھتے ہیں۔ ملاقات کے بعد ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں کہا کہ انہوں نے روسی صدر پوٹن اور زیلنسکی کے درمیان بات چیت کا انتظام کرنے کے لیے پوٹن کو فون کیا ہے۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ان کے زیلنسکی اور پوٹن کے درمیان ایک ٹرائی لیٹرل میٹنگ بھی ممکن ہے۔ یورپین لیڈرز کے ساتھ بیٹھنے سے پہلے ایک ہاٹ مائک نے ٹرمپ کو فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون سے کہتے ہوئے سنا کہ پوٹن ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ نے یوکرین روس جنگ ختم کرنے کے لیے بات چیت سے پہلے کسی بھی سیز فائر کو پھر سے نظر انداز کیا۔ ماضی میں سیز فائر یوکرین کا ایک اہم مطالبہ رہا ہے، لیکن اس ملاقات میں ایسا لگا کہ یورپین لیڈرز نے سیز فائر کی ضرورت پہ زور دیا۔ یہاں تک کہ جرمنی کے چانسلر نے کہا، میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اگلی ملاقات کسی سیز فائر کے بغیر ہوگی۔ ٹرمپ نے زیلنسکی کو بتایا کہ جنگ ختم کرنے کے کسی بھی ڈیل میں امریکہ یوکرین کو سیکیورٹی گارنٹیز دے گا، لیکن امریکی صدر نے ان گارنٹیز کی حد کے بارے میں نہیں بتایا۔ زیلنسکی نے ملاقات کے بعد صحافیوں کو بتایا کہ سیکیورٹی گارنٹیز کا ایک حصہ امریکہ اور یوکرین کے درمیان $90 بلین کے ہتھیاروں کی ڈیل ہوگی۔ اپنے پچھلے دورے کے دوران زیلنسکی کو امریکی نائب صدر جے ڈی وینس سے ڈانٹ کھانی پڑی تھی۔ وینس کا ماننا تھا کہ زیلنسکی امریکہ کا شکریہ ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اس بار میٹنگ کے پہلے ہی کچھ منٹوں میں زیلنسکی نے ٹرمپ حکومت کا 6 بار شکریہ ادا کر دیا۔ زیلنسکی نے یوکرین کی فرسٹ لیڈی اولینا زیلنسکا کی طرف سے امریکہ کی فرسٹ لیڈی میلانیا ٹرمپ کے لیے ایک خط بھی ٹرمپ کے حوالے کیا۔ زیلنسکی نے اپنی روایتی فوجی وردی کے بجائے سوٹ پہنا ہوا تھا اور اس کے بارے میں ایک رپورٹر سے مذاق بھی کیا۔
साबिक वजीर आजम और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कौमी असम्बली में महमूद खान अचकजई जबकि आजम खान सवाती को सेनेट में अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया है। इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से बात करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने इस बात की तस्दीक की कि बानी पीटीआई इमरान खान ने उमर अयूब की जगह अब कौमी असम्बली में महमूद खान अचकजई जबकि सेनेट में शिबली फराज की जगह आजम खान सवाती को अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया है। सलमान अकरम राजा का मजीद कहना था कि इमरान खान ने ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला पीटीआई की सियासी कमेटी पर छोड़ दिया है। सियासी कमेटी का इजलास बुध की शाम को होगा जिसमें कमेटी के अरकान फैसला करेंगे कि आइंदा मुल्क भर में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लिया जाएगा या नहीं। ताहम सलमान अकरम राजा का कहना था कि बानी पीटीआई इमरान खान ने पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए 5 नाम मांगे हैं जिनमें से एक का इंतखाब वो खुद करेंगे और उन्हें ही अपोजिशन लीडर नामजद किया जाएगा। याद रहे कि 5 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 9 मई के केसेस में इंसदाद दहशत गर्दी की मुख्तलिफ अदालतों से सजाएं पाने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई के 9 अरकान पार्लिमान को नाअहल करार दिया था। 5 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी किए गए एलामिया के मुताबिक सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शिबली फराज और उमर अयूब खान भी नाअहल करार दिए गए अरकान पार्लिमान में शामिल थे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाअहल करार दिए गए अरकान में से एक सेनेटर, 5 अरकान कौमी असम्बली और 3 अरकान पंजाब असम्बली शामिल थे। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट और कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर शिबली फराज, उमर अयूब समेत हामिद रजा, राय हैदर, राय हसन, राय मुर्तज़ा, जरताज गुल, अंसर इकबाल और जुनैद अफजल को भी नाअहल करार दिया था। पाकिस्तान के शहर कराची में मंगल के रोज़ बारिशों से मुतल्लिका वाक़यात में कम अज़ कम 8 अफराद हलाक हुए हैं। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद के मुताबिक बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात और वाक़यात में 8 अफराद हलाक हुए हैं। ये अमवात दीवार गिरने, करंट लगने और गटर में गिरने की वजह से हुई हैं। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज़ की शदीद बारिश के बाद आज सूबाई हुकूमत ने कराची में आम तातील का ऐलान कर रखा है जबकि महकमा मौसमियात ने आज दूसरे रोज़ भी बारिश की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर में 165 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। वज़ीर आला मुराद अली शाह और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब गुज़िश्ता रात शहर में पानी की निकासी के काम की निगरानी के लिए गश्त करते रहे जिसके बाद शाहराह फैसल, MA जिना रोड और आई चंद रिगर रोड से पानी की निकासी का दावा किया गया था। दूसरी जानिब पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में कुदरती आफात से निमटने के इदारे PDMA ने बारिशों और फ्लैश फ्लड के बाइस सूबे के मुख्तलिफ अजला में अब तक होने वाले जानी व माली नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी है। PDMA का कहना है कि सूबे में होने वाली बारिशों और फ्लैश फ्लड के बाइस मुख्तलिफ हादसात में अब तक 377 अफराद हलाक और 182 अफराद जख्मी हुए हैं। इदारे की जानिब से जारी अदाद शुमार के मुताबिक मरने वालों में 294 मर्द, 50 खवातीन और 33 बच्चे शामिल हैं। मज़ीद तफसीलात रियाज सोहेल से। हुकूमत सिंध ने कराची में शहरी इदारों में हंगामी हालत का ऐलान कर दिया है और लोगों को हिदायत की गई है कि वो गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलें। आज दोपहर को कराची में शदीद बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। जो महकमा मौसमियात है उसके मुताबिक शहर में इस वक्त 100 मिलीमीटर से लेकर 145 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस बारिश की वजह से जो शहर की 3 मरकजी शाहरा हैं, MA जिना रोड, II चंडीगढ़ रोड और शाहराह फैसल, ये ज़ेरे आब आ गई और जिसकी वजह से जो ट्रैफिक की रवानी है वो मुतासिर हुई। इसमें ज़्यादातर परेशानी मोटरसाइकिल सवार अफराद को हुई क्योंकि पानी की सतह काफ़ी बुलंद थी। इस वजह से कई मोटरसाइकिलें वहाँ पर जो फंस गई और उसके नतीजे में ट्रैफिक पूरी तरीके से मुतासिर हुआ। ट्रैफिक पुलिस के अलावा रेस्क्यू एहलकारों और दीगर जो रजाकारों ने जो ट्रैफिक की रवानी को बहाल करने की कोशिश की। शहर में जो क्लिफ्टन, लियाकताबाद, गरीबाबाद समेत जो भी अंडरपास हैं वो इस वक्त ज़ेरे आब हैं। दरियासना के इलेक्ट्रिक का कहना है कि वो बिजली बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं मगर इस वक्त कई जो दर्जन के करीब फीडर उनके ट्रिप हो चुके हैं और जहां नशेबी इलाके जहां पे उनके मुताबिक कुंडे लगाए गए हैं या करंट का खतरा है वहां पर एहतियात के तौर पर उन्होंने बिजली मुअत्तल कर रखी है।
महकमा मौसमियात ने ये बताया है कि आने वाले चंद रोज में ये मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, जिसके ज़ेर असर कराची के अलावा सिंध के दीगर अजला भी आएंगे। इस साल कैम्ब्रिज डिक्शनरी में 6000 नए अल्फाज शामिल किए जा रहे हैं, जिनमें सोशल मीडिया पर मकबूल होने वाले स्लैंग अल्फाज भी शामिल हैं, जैसे स्कैबेडी, ट्रेड वाइफ, डिलोलो, वर्क स्पाउस, हाउस जगलर और प्रोलिगार की। माहिरीन के मुताबिक ये इजाफा ज़बान के बदलते रुझानात और डिजिटल कल्चर के असरात को जाहिर करता है। मज़ीद तफसीलात हमारी इस रिपोर्ट में। मेरा वर्क स्पाउस डिलूलू है, स्किबिडी हरकतें करता है, जबकि ब्रोलिगार्की माउस जिगलर इस्तेमाल करते हैं ताकि वो ट्रैड वाइफ ना बन जाए। शायद ये जुमला आपको बिल्कुल समझ नहीं आया होगा, लेकिन इस जुमले के बहुत सारे अल्फाजों को आपने सोशल मीडिया पर पहले भी सुना होगा और सोचा होगा इनका क्या मतलब है। अपनी उलझन कम करने के लिए आप कैम्ब्रिज डिक्शनरी का मुताला कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने 6000 से ज्यादा नए अल्फाज शामिल किए हैं। स्किबिडी, डेलूलू, ट्रैड वाइफ, ब्रोलिगार्की और माउस जिगलर जैसे सोशल मीडिया अल्फाजों को भी इस बार जगह मिली है। स्किबिडी एक बेमाने लफ्ज है जिसे यूट्यूब पर एक वायरल एनिमेटेड वीडियो सीरीज बनाने वाले ने इजाद किया था। डिक्शनरी में इसे कूल या बैड के तौर पर बयान किया गया है, या इसे मजाक के तौर पर बगैर किसी हकीकी माने के इस्तेमाल किया जा सकता है। डेलूलू, जो कि डेलूजनल का एक छोटा वर्जन है, 10 साल पहले कोरियन पॉप यानी के पॉप के फैंस पर एक तौहीन के तौर पर सामने आया। अब इसका मतलब ऐसी चीजों पर यकीन करना है जो हकीकी या सच नहीं है, आमतौर पर इसलिए क्योंकि आप ऐसा करना चाहते हैं। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी एल्बनीज ने भी पार्लियामेंट में अपने मुखालिफ पर हमला करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। With no Salulu, Mr. Speaker. ब्रोलिगार्की एक ऐसा लफ्ज है जो ब्रो और ओलिगार्की को जोड़ता है। डिक्शनरी में इसका हवाला मर्दों के एक छोटे ग्रुप के तौर पर दिया गया है जो किसी टेक्नोलॉजी बिजनेस के मालिक हैं या उसमें शामिल हैं, बहुत अमीर और ताकतवर हैं और जिनका सियासी असर और रसूख है या वो उसकी ख्वाहिश रखते हैं। ट्रैड वाइफ भी डिक्शनरी में एक और इजाफा है। ये ट्रेडिशनल वाइफ का छोटा वर्जन है, जिसका मतलब एक ऐसी शादीशुदा माँ है जो खाना पकाती है, सफाई करती हैं और खास तौर पर सोशल मीडिया पर पोस्ट करती हैं। सामीन, पाकिस्तान और भारत के मुख्तलिफ इलाकों में बादल फटने के वाक़यात के बाद आने वाले सैलाबी रैलों से मुतअद्दिद अफराद हलाक जबकि सैकड़ों लापता हो गए हैं। रेस्क्यू टीमें अब भी लापता अफराद की तलाश में मसरूफ हैं और ये सैलाबी रैले क्लाउड बरस्ट यानी बादल फटने की वजह से हुए हैं। माहिरीन के मुताबिक बादल फटना एक शदीद मौसमी अमल है जिसकी दुरुस्त पेशगोई करना इंतहाई मुश्किल है। मजीद जानिए साद सोहेल से। क्लाउड बर्स्ट से आने वाला सैलाब, पाकिस्तान और इंडिया में मुतादिद हिलाकतें। पाकिस्तान और इंडिया दोनों के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के कई इलाकों और पाकिस्तान में सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में क्लाउड बर्स्ट या बादल फटने और उसके नतीजे में आने वाले फ्लैश फ्लड से मुतादिद अफराद हलाक और कई लोग ज़ख्मी हो गए हैं। क्लाउड बर्स्ट होता क्या है? इंडियन और पाकिस्तानी महकमा मौसमियात के मुताबिक क्लाउड बर्स्ट एक अचानक और निहायत तेज़ बारिश है जिसमें सिर्फ 1 घंटे में 100 मिलीलीटर से ज़्यादा पानी बरसता है और ये अमूमन 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा के इलाके में नहीं होता। ये वाक़यात ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में मानसून के दौरान पेश आते हैं और इससे फ़ौरन फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइडिंग और बड़े पैमाने पर तबाही का ख़तरा पैदा हो जाता है। आम बारिश और क्लाउड बर्स्ट में फ़र्क यह है कि आम बारिश के बरक्स क्लाउड बर्स्ट में पानी अचानक और बहुत ज़्यादा मिकदार में बरसता है, लेकिन शदीद बारिश के हर वाक़े को बादल फटना नहीं कहा जा सकता। ये क्यों होता है? जब नमी से भरी हवा पहाड़ों से टकराकर ऊपर जाती है तो ठंडी होकर भारी बादल बनाती है। कभी कभार ये बादल पानी को ज़्यादा देर रोके रखते हैं और फिर अचानक सारा पानी एक साथ नीचे गिर जाता है और इसे क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है। क्या क्लाउड बर्स्ट की पेशन गोई मुमकिन है? बादल फटने के वाक़यात किसी महदूद जगह पर अचानक मौसमी तब्दीलियों की वजह से होते हैं, इसलिए उनका सही अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। महकमा मौसमियात रेडार की मदद से बड़े इलाके में शदीद बारिशों की पेशन गोई तो कर सकता है, लेकिन ये बताना मुश्किल है कि बादल किस खास जगह पर फटेंगे। माहिरीन के मुताबिक ऐसे वाक़यात का पता लगाने के लिए एक रेडार नेटवर्क या बहुत आला रेजोल्यूशन वाले मौसमी मॉडल्स की ज़रूरत होती है। और सामीन, इसके साथ ही सैरबीन का वक्त अब ख़त्म हुआ। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, मगर इजाज़त से कबल अब तक की खास खबरें।